इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी और इंडिया न्यूज आपके लिए लेके आया है दुनिया का सबसे तेज रफ्तार बुलेटिन यानी कि न्यूज 222, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश और दुनिया की 222 खबरें। जी हां, सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश, दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। दक्षिणी दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में देर रात लोगों ने जमकर हंगामा किया। मथुरा रोड पर जाम लगाकर नारेबाजी की। यह हंगामा एक बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर की पिटाई के बाद शुरू हुआ। आरोप है कि ड्राइवर को कुछ लोगों ने पीटा, उसके ऊपर तेजाब डाला और उसके ऑटो में आग लगा दी। हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस के खिलाफ विरोध जताया और आरोपियों को पकड़ने की मांग की। दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में एक शख्स ने 5 साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई की और फिर उसे सड़क पर पटक दिया। सड़क पर पटकने से बच्चे के कान और मुंह से खून निकल आया और बच्चा बेहोश हो गया। बच्चे को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। आरोपी एक पुलिस वाले का भाई है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में माता पिता के बीच हुई कहासुनी से गुस्सा एक नाबालिग ने अपने पिता के कृपाण घूंपकर हत्या कर दी। पुलिस ने पिता की हत्या करने वाले नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक प्राइवेट बिल्डर की धोखाधड़ी से गुस्साए लोगों ने जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस बिल्डर ने अपने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर लोगों से करोड़ों रुपए ठग लिए। पुलिस मामले की जांच में लगी है। पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में 3 अगस्त को हुए मेहताब हत्याकांड का खुलासा हो गया है। मेहताब की हत्या उसके ही दोस्त ने कराई थी। दोनों के बीच किसी बात पर विवाद हुआ। उसी का बदला लेने के लिए हत्या की गई। मेहताब की हत्या के आरोप में पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद के सेक्टर 37 में अज्ञात हमलावरों ने घर में सो रहे 3 बुजुर्गों पर जानलेवा हमला किया। हमले में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई। हमले की वजह साफ नहीं हो पाई है। झारखंड के जमशेदपुर में टाटा स्टील कंपनी के एक कर्मचारी को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। कर्मचारी टाटा स्टील कंपनी के रॉ मटेरियल विभाग में काम करता था और उस वक्त रेलवे इंजन ड्राइवर के साथ कोयला अनलोड करवा रहा था। यूपी के इटावा में उस समय हड़कंप मच गया जब चूड़ी बाजार की एक दुकान में भीषण आग लग गई। ये दुकान कोतवाली थाना क्षेत्र के गाड़ीपुरा इलाके की है। आग भीड़ भाड़ वाले इलाके में लगी। ऐसे में आग फैलने के डर से अफरा तफरी मच गई। जिस दुकान में आग लगी थी उसमें चूड़ी बनाने के सामान के साथ साथ भारी मात्रा में केमिकल रखा हुआ था। इसीलिए आग तेजी से फैल रही थी। देखते ही देखते आग ने दूसरी दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की खबर दमकल विभाग को दी गई, लेकिन दमकल कर्मी काफी देर से मौके पर पहुंचे। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश की। 1.5 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग की चपेट में आने से एक शख्स बुरी तरह झुलस गया। यूपी के श्रावस्ती में गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। लोगों का गुस्सा एक हादसे में 2 बच्चों की मौत के बाद फूटा था। गाजियाबाद में 2 महिला कांस्टेबल्स ने कुछ मंचलों की जमकर धुनाई की। ये लड़के इन कांस्टेबल्स के साथ छेड़खानी कर रहे थे। पिटाई के बाद एक शख्स को पकड़ लिया गया। हालांकि 3 भागने में कामयाब रहे। आईआईटी गुवाहाटी में फर्स्ट सेमेस्टर के एक छात्र की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। छात्र का नाम तुषार था और वो गुड़गांव का रहने वाला था। कमरे से मिले सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। यूपी के गोंडा में 12 साल के एक किशोर ने 10 रुपए न मिलने पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। लड़के ने अपने पिता से 10 रुपए मांगे थे, लेकिन उन्होंने केवल 5 रुपए दिए। इसी से नाराज होकर इसने फांसी लगा ली। लखनऊ में विधानसभा के सामने मुख्यमंत्री के निर्माणाधीन दफ्तर के भीतर खुदाई के दौरान एक कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। ठेकेदार सहित मौके पर काम कर रहे सभी मजदूर भाग खड़े हुए। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए। लखनऊ में कब्र से गायब बच्ची की लाश का रहस्य गहराता जा रहा है। डीएम के आदेश पर दोबारा उस जगह की खुदाई कराई गई, लेकिन लाश नहीं मिली। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि कहीं राजधानी में लाश सौदागरों का कोई गिरोह तो नहीं। मथुरा में बेखौफ चोरों ने समाजवादी पार्टी के एक विधायक की कार का शीशा तोड़कर 50,000 रुपए से भरा बैग छीन लिया। वारदात के वक्त विधायक गोवर्धन दान घाटी मंदिर में पूजा करने गए थे। इलाहाबाद में लोगों ने हंगामा को काबू करने आए एक दारोगा की पिटाई कर दी। यहां सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई थी, जिस पर लोगों का गुस्सा फूटा और लोग सड़क पर उतर आए।
आज 9 राज्यों में 3 लोकसभा सीटें और 33 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे। इन सीटों पर 13 सितंबर को वोटिंग हुई थी। इन सीटों पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। इन नतीजों में मोदी लहर के दूसरे बड़े टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। यूपी में बीजेपी और मुलायम की साख दांव पर है। यहां 11 विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे। जिन 11 विधानसभा सीटों के नतीजे आने हैं उन पर पिछली बार बीजेपी का कब्जा था। बीजेपी विधायकों के सांसद बनने से ये सीटें खाली हुई। वहीं मुलायम सिंह यादव के इस्तीफे देने से खाली हुई मैनपुरी सीट पर मुलायम के बड़े भाई के पोते तेज प्रताप सिंह मैदान में है। मैनपुरी सीट पर मुलायम की साख दांव पर है। मैनपुरी के अलावा गुजरात की वडोदरा लोकसभा सीट और तेलंगाना की मेडक सीट पर आज उपचुनाव के नतीजे आएंगे। वडोदरा सीट पीएम मोदी के इस्तीफा देने से खाली हुई। वडोदरा के अलावा गुजरात की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। गुजरात में बीजेपी पहली बार मोदी के बिना चुनाव लड़ी है। सभी सीटों को जीतने की चुनौती आनंदीबेन के सामने है। गुजरात में आनंदीबेन पटेल तो राजस्थान में वसुंधरा राजे की अग्नि परीक्षा है। राजस्थान की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आज सामने आ जाएंगे। असम की 3 और पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा, ये भी आज साफ हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की साख दांव पर है। टीएमसी के सामने दोनों सीटें जीतने की चुनौती है। वहीं असम में तरुण गोगोई के सामने अपनी साख बचाने की चुनौती होगी। इन सीटों पर जीत के साथ कांग्रेस अपना मनोबल बढ़ाने की जुगत में है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम की एक सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज सामने आएंगे। तेलंगाना की मेडक लोकसभा सीट किसके खाते में आएगी, ये भी आज साफ हो जाएगा। ये सीट चंद्रशेखर राव के मुख्यमंत्री बनने से खाली हुई थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज पहली बार गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी का ये 2 दिन का दौरा होगा। नरेंद्र मोदी करीब 2:30 बजे वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली से अहमदाबाद हवाई अड्डे पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से पीएम मोदी 5 से 6 किलोमीटर का रोड शो करते हुए सीधे त्रिमूर्ति मंदिर पहुंचेंगे। शाम को मोदी महात्मा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद राजभवन में आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। दूसरे दिन यानी बुधवार को मोदी अपने जन्मदिन पर गांधीनगर जाएंगे और पंचदेव मंदिर में दर्शन करेंगे। जन्मदिन पर मोदी अपनी मां हीराबेन से भी आशीर्वाद देंगे। इसी दिन मोदी चीन के राष्ट्रपति से अहमदाबाद में मिलेंगे। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई के घर में उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मोदी की मां हीराबा भी इसी घर में रहती हैं। पीएम मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर मां से आशीर्वाद देने जाएंगे। मां हीराबा ने पीएम बेटे के 64वें जन्मदिन पर उनके लिए खास लड्डू बनाए हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और सरकार ने पीएम के भाई के घर के साथ ही पास के घरों की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। चीन के राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए अहमदाबाद में जगह जगह चीनी राष्ट्रपति के स्वागत के पोस्टर लगे हैं। चीनी राष्ट्रपति साबरमती आश्रम भी जाएंगे। साबरमती आश्रम में जिनपिंग के स्वागत की तैयारियां जोरों पर है। चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे से पहले चीन ने एक बार फिर भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। ताजा घटना लद्दाख के चुमुर इलाके में है। चीनी सेना के करीब 300 जवानों ने फिलहाल 100 भारतीय जवानों को घेर रखा है और उन्हें जाने नहीं दे रहे। इससे पहले खबर आई थी कि 11 सितंबर को चीनी सेना लद्दाख के देमचौक इलाके में भारतीय सीमा में 500 मीटर भीतर घुस आई थी। यही नहीं, चीनी सैनिकों ने वहां टेंट तक लगा लिए थे। इस साल अगस्त तक चीनी सेना भारत में 334 बार घुसपैठ कर चुकी है। वहीं लद्दाख के देमचौक इलाके में स्थानीय लोगों ने चीनी सेना की घुसपैठ का कड़ा विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। हाथों में तिरंगा लिए लोगों ने मोदी सरकार से घुसपैठ पर लगाम लगाने की गुहार लगाई। चीन के साथ चल रहे विवाद में सैनिकों के बाद अब वहां के नागरिक भी कूद गए हैं। देमचौक इलाके में हो रहे नहर निर्माण के खिलाफ चीनी नागरिक प्रदर्शन कर रहा है। लेकर टीएमएसएस गिल के मुताबिक पिछले एक हफ्ते से चीनी नागरिक नहर के निर्माण के खिलाफ बैनर दिखाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जमात उद दावा चीफ हाफिज सईद को क्लीन चिट दे दी। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कहा कि हाफिज पर कोई केस दर्ज नहीं, इसीलिए पाकिस्तान में वो जहां चाहे आ जा सकता है। पाकिस्तान की तरफ से ये बयान उस सवाल के जवाब में आया जिसमें पूछा गया था कि हाफिज सईद सीमा पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना के साथ मिलकर काम क्यों कर रहा है। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कहा कि हाफिज पाकिस्तानी नागरिक है और उसे अपने देश में खुलेआम घूमने की आजादी है। हाफिज सईद को क्लीन चिट देने वाले पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित के बयान का भारत ने विरोध किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि हाफिज मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है और भारतीय कोर्ट में उस पर केस भी चल रहा है।
न्यूयॉर्क में पीएम मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात पर पाकिस्तान ने कहा कि उसे ऐसे किसी मुलाकात की कोई जानकारी नहीं है। एक समारोह में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा कि इस समय तक उनके पास दोनों नेताओं की मुलाकात का कोई प्रस्ताव नहीं है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक होनी है। मोदी 22 से 29 सितंबर तक, जबकि शरीफ 22 से 27 तक के बीच न्यूयॉर्क में होंगे। पहले चर्चा भी की बैठक के इतर नवाज और मोदी मुलाकात हो सकती है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना में तकरार जारी है। बीजेपी की ओर से राजीव प्रताप रूडी उद्धव ठाकरे से बात करने के लिए मुंबई में। इससे पहले कल गठबंधन में दरार उस वक्त और चौड़ी हो गई जब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को 135 सीटें किसी हाल में नहीं देने की बात कही। उद्धव के बयान के बाद बीजेपी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई। बीजेपी ने कह दिया कि वो किसी भी हाल में कम सीटें नहीं लेगी। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि छोटी पार्टियों को सीटें देने के बाद जो बाकी सीटें बचेंगी वो बीजेपी शिवसेना में आधी-आधी बचेंगी। 135 सीटें नहीं देने के शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बयान पर राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि टीवी पर सीटों को लेकर चर्चा नहीं हुई। बीजेपी से तकरार के बीच उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि शिवसेना गठबंधन तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन ये साफ कर दिया कि लड़ाई अब आर पार वाली हो गई है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर खुद को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया। कहा कि उन्होंने अपनी भूमिका के बारे में बीजेपी को बता दिया। उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे ने तो अपने पिता और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को अभी से ही मुख्यमंत्री मानना शुरू कर दिया है। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया, मैं वादा करता हूं कि उद्धव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार मार्शल आर्ट को पूरे महाराष्ट्र के स्कूलों में एक विषय के तौर पर शामिल करेगी। बीजेपी से गठबंधन पर गतिरोध के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने प्रवक्ताओं को मीडिया से बात नहीं करने का फरमान सुना दिया है। गठबंधन के मामले पर प्रवक्ताओं के बोलने पर पाबंदी लगाते हुए उद्धव ने साफ कहा, गठबंधन को लेकर जो बोलना होगा वो खुद बोलेंगे। उद्धव ठाकरे सिर्फ गठबंधन पर ही नहीं बोले, इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। मोदी लहर को लेकर पूछे गए सवाल पर उद्धव ठाकरे ने दो टूक कहा, उन्होंने कई बड़ी बड़ी लहरें देखी। उद्धव के बयान पर बीजेपी नेता सायना एनसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा, मोदी के ही नाम पर गठबंधन के लोगों को वोट मिला है, ये याद रखना चाहिए। इसके साथ ही सायना एनसी ने साफ किया कि उद्धव के मोदी पर बयान से बीजेपी कार्यकर्ता नाराज है। इस बीच सीटों को लेकर चल रही खींचतान को सुलझाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आगे आए हैं। अमित शाह 18-19 सितंबर को महाराष्ट्र में रहेंगे। अमित शाह शिवसेना से सीट विवाद सुलझाने की कोशिश के साथ ही पार्टी के लिए प्रचार भी करेंगे। सीटों का बंटवारा, चुनाव होने बाकी हैं, लेकिन बीजेपी नेता महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार तय मान रहे हैं। बीजेपी नेता अभी से मंत्रालय भी तय कर रहे हैं। मुंबई से सटे मीरा रोड भायंदर में बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने कहा, वो गृहमंत्री बनने वाले हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता विनोद तावड़े ने तो यहां तक कह दिया कि गृहमंत्री बनते ही वो पहला काम डिप्टी सीएम अजित पवार को जेल भेजने का करेंगे। इस बीच शिवसेना ने महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण पर भी निशाना साधा। उनकी तुलना आईसीयू के मरीज से करती। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा है कि सुरक्षित सीट तलाश रहे पृथ्वीराज की दिमागी हालत गड़बड़ा गई है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने जब खुद को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया तो सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि उन्हें सरकार चलाने का अनुभव नहीं। कांग्रेस एनसीपी में भी गठबंधन को लेकर तकरार जारी है। एनसीपी की ओर से अजित पवार ने कहा कि हमने कांग्रेस से 144 सीटों की मांग की है। अजित पवार ने यह भी कहा कि एनसीपी की इस मांग पर आखिरी फैसला शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्ष लेंगे। सीटों को लेकर तकरार के बीच कुनबा बढ़ाने का भी खेल चल रहा है। महाराष्ट्र के 9 निर्दलीय विधायकों ने एनसीपी का दामन थाम लिया। मुंबई में कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अजित पवार ने एनसीपी में शामिल होने पर इन नेताओं का स्वागत किया। कोल्हापुर में आज एनसीपी की रैली होगी। शरद पवार इस रैली के साथ चुनावी अभियान के साथ शुरुआत करेंगे। पार्टी के लिए नहीं बोलने के फरमान पर मनीष तिवारी और राशिद अल्वी ने प्रतिक्रिया दी है। कहा, सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर अपना विचार देते रहेंगे। दरअसल अजय माकन ने 5 वरिष्ठ प्रवक्ताओं के साथ 13 अन्य प्रवक्ताओं की लिस्ट ट्विटर पर जारी करके कहा है कि सिर्फ ये ही पार्टी की तरफ से बोलने के लिए अधिकृत हैं। प्रवक्ताओं की लिस्ट में मनीष तिवारी और राशिद अल्वी को जगह नहीं मिली। इस कदम को पार्टी गलियारे में मनीष तिवारी और राशिद अल्वी पर रोकथाम के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि पार्टी की ओर से शकील अहमद ने किसी तरह के प्रतिबंध से इंकार किया, लेकिन कहा कि पार्टी की ओर से बयान सिर्फ प्रवक्ता ही देंगे। कैग रिपोर्ट के जरिए नाम घसीटने पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने पूर्व सीएजी विनोद राय को कानूनी नोटिस भेजा है और 15 दिनों में बिना शर्त माफी मांगने को कहा।
विनोद राय ने दावा किया था कि कैग रिपोर्ट से मनमोहन सिंह का नाम हटाने के लिए संजय निरुपम ने दबाव डाला था। पूर्व सीएजी विनोद राय के बीजेपी में जाने की अटकलें हैं। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने उनसे इस बाबत सवाल किया तो उन्होंने सवाल को टाल दिया। विनोद राय के राज्यसभा जाने या फिर किसी राज्य का गवर्नर बनने की भी चर्चा है। इस पर उन्होंने चुटकी भरे अंदाज में कहा कि उन्हें कोई ऐसा पद दिलवाए तो। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान पर हैरानी जताई जिसमें उन्होंने लव जिहाद की जानकारी न होने की बात कही थी। दिग्विजय सिंह ने चिट्ठी लिखकर पूछा कि क्या आप पांचजन्य नहीं पढ़ते जिसमें लव जिहाद पर कवर स्टोरी थी। दिग्विजय ने चिट्ठी में लिखा कि जब बीजेपी के नेता लव जिहाद को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं तो फिर आपको इसके बारे में जानकारी कैसे नहीं हो सकती। 100 दिनों का लेखा जोखा लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के टास्क मास्टर बन गए। पीएम ने सभी मंत्रालयों का लक्ष्य 10% और बढ़ा दिया है। सभी मंत्रियों को मार्च 2015 तक 10% विकास लक्ष्य हासिल करने को कहा। पीएम ने एचआरडी मंत्रालय को टारगेट दिया है कि साक्षरता दर 72% की जगह 80% हासिल की जाए। पीएम ने सड़क परिवहन मंत्रालय को 7700 किलोमीटर सड़कें और रेल मंत्रालय से 500 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाने का टारगेट दिया। मोदी सरकार अब गंगा नदी को लेकर यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी में है जिसका नाम गंगा यूनिवर्सिटी ऑफ रिवर साइंसेज होगा। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के बीच अलगाववादी नेता की शर्मनाक हरकत सामने आई है। जेकेएलएफ के नेता यासीन मलिक ने आम लोगों के लिए भेजी गई राहत सामग्री की नाव हाईजैक कर दी। यासीन मलिक अपने समर्थकों के साथ हाईजैक की गई नाव पर बैठकर आम लोगों के लिए आई राहत सामग्री उन्होंने लूट ली। मलिक ने राहत के काम में काफी देर तक रोड़ा था। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की त्रासदी को लेकर अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की। सरकार ने कहा कि बाढ़ में फंसे सभी पर्यटकों को निकाल लिया गया। अपनी स्टेटस रिपोर्ट में केंद्र सरकार ने बचाव कर्मियों पर हुई पत्थरबाजी का मामला भी रखा। रिपोर्ट में लिखा है कि कुछ पत्थरबाजी की घटनाएं भी हुई। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से तबाही के 2 हफ्ते के अंदर 2,26,000 लोगों को बचाया गया। श्रीनगर के कई इलाकों में हजारों घर अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। जम्मू में बाढ़ से भारी बर्बादी हुई है। कई इलाकों में हजारों घर जमींदोज हो गए। जम्मू कश्मीर में सेना ने जिस तरह से बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया है उससे यहाँ के लोग काफी खुश हैं। जम्मू कश्मीर में कुदरत के कहर से सेब की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के 15वें दिन भी इंडिया न्यूज की कवरेज जारी है। इंडिया न्यूज की टीम ने श्रीनगर के कई इलाकों का जायजा लिया। श्रीनगर में एसएसबी की टीम ने एक फैमिली को रेस्क्यू किया। इस परिवार का एक शख्स दिल्ली से अपने परिजनों को बचाने आया है। वृंदावन में महिला आश्रय सदन का औचक निरीक्षण करने गई सांसद हेमा मालिनी ने एक विवादित बयान दे दिया। हेमा मालिनी ने दूसरे प्रदेशों की विधवा महिलाओं के मौजूद होने पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बिहार पश्चिम बंगाल की महिलाओं को यहां नहीं आना चाहिए। अमेठी रियासत के राजा और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रविवार को हुए खूनी संघर्ष पर सफाई दी। संजय सिंह ने अपने बेटे अनंत विक्रम सिंह और अपनी पहली पत्नी गरिमा सिंह पर आरोप लगाया कि दोनों की नासमझी की वजह से इतना बवाल हुआ। संजय सिंह ने कहा कि गरिमा सिंह और अनंत सिंह के बीच कोई डील हुई है जिसके तहत अमेठी में उनके खिलाफ माहौल तैयार किया गया है। संजय सिंह ने रविवार को हुए बवाल में मारे गए पुलिस वाले की मौत पर दुख जताया। वहीं संजय सिंह के बेटे अनंत सिंह ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। मोदी सरकार के लिए खुशखबरी है। महंगाई दर 5 साल के न्यूनतम स्तर पर चली गई है। ये कमी थोक महंगाई दर में आई है। अगस्त में महंगाई दर घटकर 3.74% हो गई जो 5 साल में सबसे कम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर आर रघुराम राजन की मांग सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो डीजल के दाम। रघुराम राजन के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आई है लिहाजा वक्त आ गया है कि डीजल के दाम कंपनियां खुद तय करें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। साईं बाबा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मुंबई के एक साई मंदिर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में साई को लेकर अर्जी दी है। अर्जी में कहा गया है कि साईं बाबा मुस्लिम नहीं बल्कि ब्राह्मण थे। मुंबई के कांदिवली साई धाम मंदिर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद को आरोपी बनाया। याचिका में कहा गया है कि शंकराचार्य ने साईं बाबा को मुस्लिम कहकर साईं भक्तों की भावना को ठेस पहुंचाई। साईं बाबा भगवान है या नहीं से लेकर एक और धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है। यूपी के संभल में 1 नवंबर को यह धर्म सभा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण से उस सोर्स का नाम बताने को कहा है जिसने उन्हें सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के घर आने वालों की सूची दी। सूत्र का नाम सिलबंद लिफाफे में मांगा गया है। आरोपियों से मुलाकात को लेकर घिरे सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने प्रशांत भूषण पर निशाना साधा है। रंजीत सिन्हा ने कोर्ट में पेश किए गए विजिटर रजिस्टर की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया।
रॉबर्ट वाड्रा की कंपनीज के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर हुई याचिका पर सुनवाई होगी या नहीं, इस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट फैसला रहेगा। वाड्रा पर राजस्थान और हरियाणा में जमीन खरीद के लिए नियमों को ताक पर रखकर लाइसेंस लेने का आरोप। हथियारों की गैर कानूनी बिक्री में शामिल सेना के अधिकारियों को कम सजा देने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने दोषियों की सजा का दायरा बढ़ाने और सभी लोक कमांड तक जांच का दायरा बढ़ाने पर जवाब मांगा। दरअसल राजस्थान के गंगानगर जिले में सेना के हथियारों के अवैध बिक्री का मामला सामने आया था। रेल से कटकर हाथियों की मौत के मामले में पीआईएल पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली में फिर ई रिक्शा दौड़ेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ई रिक्शा को लेकर नया नोटिफिकेशन बनकर तैयार है, 10 दिनों में इसे जारी भी कर दिया जाएगा। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने रिक्शा पर पाबंदी लगा रखी है और कहा कि जब तक केंद्र ठोस नीति नहीं बनाता ई रिक्शा नहीं चलेगी। उधर ई रिक्शा पर बैन को लेकर अरविंद केजरीवाल आज नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। केजरीवाल के साथ ई रिक्शा चालकों का एक दल भी होगा। 100 दिनों का लेखा जोखा पेश करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि रोजाना 30 किलोमीटर नई सड़कें बन रही हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि ऐसे 63% छोटे टोल प्लाजा बंद कर दिए गए जहां पैसे की वसूली पूरी हो चुकी है। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की बहू और जामा से विधायक सीता सोरेन सोमवार को रांची के बिरसा मुंडा जेल से बाहर आ गई। सीता सोरेन पिछले 7 महीने से जेल में बंद थी। 12 सितंबर को सीता सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। डीडीए के बाद गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी दिवाली के मौके पर लोगों को 370 फ्लैट की हाउसिंग स्कीम का तोहफा देने की तैयारी में। तकरीबन 7 साल बाद जीडीए ऐसी कोई स्कीम ला रहा है। यूपी की शाहजहांपुर पुलिस ने अपने ही एक दारोगा पर 10,000 का इनाम घोषित किया। 7 सितंबर को तिलहर कोतवाली में 12 करोड़ रुपए की 3 टैंकर शराब बरामद होने के बाद मामले का खुलासा हुआ और इसके बाद से ही इस थाने में तैनात ये दारोगा फरार है। कोलकाता के चर्चित पार्क स्ट्रीट रेप केस के पीड़ित ने आरोप लगाया कि साउथ कोलकाता के एक रेस्टोरेंट में उसे इसलिए भीतर नहीं घुसने दिया गया क्योंकि वो रेप पीड़ित है। पीड़ित के मुताबिक मैनेजमेंट का कहना था कि उन्हें ऊपर से ऐसा आदेश मिला है। हालांकि रेस्टोरेंट प्रबंधन ने पीड़ित महिला के आरोपों को गलत करार दिया। बिजनौर से फरार सिमी के आतंकियों पर पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम रखा है। सभी के खिलाफ देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया है। सिमी के आतंकी जिस कमरे में रह रहे थे वहां से AK-47 राइफल की गोलियां, लैपटॉप, पिस्टल और पाकिस्तान सामान बरामद किया गया है। सभी आतंकी एमपी की खंडवा जेल से भागकर बिजनौर आए थे और यहां पर बम बना रहे थे। तमिलनाडु में सुपरहिट साबित हुई अम्मा की रसोई की तर्ज पर दिल्ली में साउथ MCD खोलेगी कम्युनिटी किचन। कम्युनिटी किचन में 5 से 6 रुपए में मिलेगा सुबह का नाश्ता, जबकि 10 से 11 रुपए में खाना। बर्तन साफ करने के लिए भी अलग से इंतजाम होगा। 7 दिन और 7 दोनों समय खाने के लिए अलग अलग मेन्यू होंगे। खाना डिस्पोजेबल प्लेटों में नहीं परोसा जाएगा, बल्कि बाकायदा थाली, कटोरी, गिलास और चम्मच की व्यवस्था की जाएगी। पिछले बजट में इस योजना को शुरू करने के लिए 1 करोड़ सैंक्शन किए गए थे। कम्युनिटी किचन को चलाने का जिम्मा महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के पास होगा। साउथ MCD की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के मुताबिक इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर साउथ MCD के 4 जोन में खुलेगा एक किचन। पिछले हफ्ते ही निगम के 3 से 4 अधिकारियों की टीम अम्मा की रसोई प्रोजेक्ट का अध्ययन करने चेन्नई गई थी। माल्टा के पास एक नाव दुर्घटना की बड़ी खबर आई है। 500 प्रवासियों को ले जा रही नाव पलट गई, जिससे नाव में 489 लोग डूब गए। नाव में सवार 11 लोग जिंदा बचे। नाव में सीरिया, सूडान, मिस्र और फिलिस्तीन के नागरिक सवार थे जो यूरोप में अवैध रूप से रह रहे थे। नाव दुर्घटना में जिंदा बचे लोगों ने बताया कि नाव पर रास्ते में अपराध हुए, उन्हें हमला कर नाव में छेद कर दिया। आतंकी संगठनों से निपटने के लिए पेरिस में सभी देशों के विदेश मंत्रियों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया है। 10 अरब देशों समेत करीब 40 देशों ने इराक और सीरिया में ISIS से लड़ने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा कि अमेरिका फिलहाल सीरिया, इराक में सैनिक नहीं भेजेगा। जॉन केरी ने कहा कि ISIS के खिलाफ लड़ने के लिए 40 देश आगे आए हैं, वहीं कई देशों ने हवाई हमले करने के लिए पेशकश की। ईरान ने आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की अमेरिका की अपील को ठुकरा दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खुमैनी ने कहा कि अमेरिका का असली मकसद सीरिया में सत्ता परिवर्तन करना है।